नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। आज ही हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है। ऐसे में तमाम लोगों के मन में इस तरह के कंफ्यूजन चल रहे हैं कि आखिर मिडिल क्लास को क्या मिला, टैक्स रिजीम्स किस तरह से होंगे और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। ऐसे में आज इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजधानी रांची के मशहूर टैक्स कंसल्टेंट संदीप जालान मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल होगा टैक्स को लेकर। आज के बजट में क्या कुछ पेश हुआ है और इसमें टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज का जो बजट है वो गरीब, यूथ और किसानों को केंद्रित करते हुए बनाया गया बजट है। मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं, जो कि काफ़ी सालों से मांग हो रही थी कि जो हम लोग टैक्स में जी रहे थे, जितनी टैक्स की छूट सीमा थी वो बदली नहीं थी पिछले 10, 12, 15 सालों से। तो आज वित्त मंत्री जी ने काफ़ी सराहनीय कदम उठाते हुए और टैक्स रिजाइम में काफ़ी बदलाव किया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो किया है, जो कि पिछले कई सालों से मांग हो रही थी कि जो हम लोगों का टैक्स का सीमा 2.5 लाख रुपये था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 4 लाख रुपये किया है, सबसे पहला। दूसरा था कि लास्ट ईयर तक, मतलब लास्ट फिनंशियल ईयर तक 7 लाख तक के आय वालों को टैक्स नहीं लगती थी, जिसको बढ़ा के इन्होंने 12 लाख रुपये किया, यानी 5 लाख रुपए की अतिरिक्त आय पर अब आप टैक्स नहीं देना है आपको। अगर हम लोग इसको दूसरे एंगल से सोचें तो ये माना जाएगा कि जो भी हमारे टैक्स पेयर हैं, जिनका आय साल में 80 या 90 हज़ार रुपये महीने का जो कमाते हैं, तो उनको किसी तरह का अतिरिक्त टैक्स का बोझ अब नहीं बनेगा। और इसके पहले जो सैलरीड क्लास थे उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये मिलता था, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने बढ़ा के इस साल से 75,000 रुपये किया है। मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो भी निर्णय लिया गया है वो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि 26-27 का जो आप रिटर्न भरेंगे उसमें ये प्रभावी होगा। जी, अगला सवाल होगा मेरा कि पुराने टैक्स स्लैब और नए टैक्स स्लैब में क्या कुछ अंतर होगा और किसे लोगों को चूज़ करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? पुराने टैक्स स्लैब और नए टैक्स स्लैब में मेरा ये मानना है, जिनकी भी आय अगर 12 लाख तक है तो उन्हें नए टैक्स रिजाइम में ही जाना चाहिए। उसमें उनका किसी भी तरह का कोई भी कर का उत्तरदायी नहीं बनता है। अगर वो पुराने टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो उस केस में अगर उनके द्वारा जमा की गई राशि ATC के अंतर्गत आती है तो उस केस में 5 लाख तक में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 5 लाख के ऊपर में फिर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन होगा कि जिनकी भी आय अगर 12 लाख के आसपास की है तो उनको नए टैक्स रिजाइम में ही जाना चाहिए। इसके अलावा भी अगर किसी की टैक्स आय 12 लाख से ज़्यादा है तो उनको दोनों तरह से गणना कर लेनी चाहिए कि किस में उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, और उस टैक्स रिजाइम में उन्हें जाना चाहिए। बिल्कुल। सर, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों के मन में ये भी सवाल है कि मिडिल क्लास को कितना फ़ायदा होगा इस चीज़ से? मैडम, हर तरह से मिडिल क्लास को ही केंद्रित करते हुए ये इस साल का बजट लाया गया है, क्योंकि अभी तक के बजट में कहीं भी मिडिल क्लास को नहीं केंद्रित किया गया था। लेकिन इस साल जो बजट आया है उसमें MSME कैटेगरी, अगर मैं व्यापारियों की बात करूं तो MSME कैटेगरी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें कि जैसा हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि 10 लाख रुपये तक की क्रेडिट कार्ड की उनकी स्कीम रहेगी, जो कि करीब 10 लाख प्रारंभिक रूप में 10 लाख लोगों को ये सुविधा दी जाएगी। तो MSME जो भी रजिस्टर्ड है, जिनके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, जब अगर 12 लाख रुपए का टैक्स के बेनिफिट की बात होगी तो डेफिनेटली ये मध्यम वर्ग का ही ये बजट है कि 12 लाख तक के आय पर ये किसी तरह का कर नहीं लगेगा। तो मध्यम वर्ग को फ़ायदा होने जा रहा है इसमें। और अगर हम लोग बात करें GST से रिलेटेड, तो कई तरह की ड्रग्स ऐसी हैं जो उस पर पहले टैक्स लगता था 5% और 12% का, जिसमें कि 36 तरह या 37 तरह के ड्रग्स ऐसे हैं जिनको नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में डाला गया है, और 7 तरह के ड्रग ऐसे हैं जिसको 12% से घटाकर 5% में लाया गया है। तो डेफिनेटली ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पर भी टैक्स कम होने से काफ़ी फ़ायदा मध्यम वर्गीय परिवार को ही हो। कीजिएगा, पूरे बजट को किस तरह से रेट कीजिएगा, 10 में से कितने मार्क्स देना चाहिएगा?
मैं इस बजट को 10 में से 8 मार्क्स दूंगा, क्योंकि ये बजट पहली बार मैंने देखा है कि यूथ को ध्यान में रख के बनाया गया है, किसानों को ध्यान में रख के बनाया गया है, मध्यम वर्गीय फैमिली को ध्यान में रख के बनाया गया है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि किसानों को जो पहले ऋण मिलता था, उस ऋण की राशि को भी बढ़ा के 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसका बेनिफिट अंतर्गत्वा जो है किसानों को मिलेगा, और किसानों के द्वारा जो फंड बाजार में आएंगे उससे फ़ायदा मध्यम वर्गीय परिवार को भी मिलेगा। तो ये बजट पूर्ण रूप से सफल बजट है और इसको मैं 8 मार्क्स पक्का दूंगा। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक मार्केट इन दिनों क्रैश करती हुई नज़र आ रही है। लोग कह रहे हैं ना सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स बल्कि एसआईपी इन्वेस्टर्स को भी इन दिनों नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो क्या आगे चलकर वैसे इन्वेस्टर्स के लिए कोई खुशखबरी है? क्या लगता है मैडम, मेरा यही मानना है कि कोरोना से लेकर अब तक में इन्वेस्टर्स ने केवल बढ़ती हुई बाज़ार देखी है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब हम लोग कोरोना के पहले वाले एरा में थे तो हमारे पास में डीमैट अकाउंट कितने थे, हमारे पास में एसआईपी अकाउंट कितने थे। कोरोना के बाद में चूंकि बाढ़ आई है, एसआईपी करने में लोगों का रुझान आया है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं एसआईपी में, और ये बाज़ार टूटा नहीं है, ये बाज़ार का करेक्शन है जो कि नीडेड है, और ये ग्लोबली डिपेंड करता है। इसमें इंडिया का केवल इम्पैक्ट देखना गलत होगा, क्योंकि इसमें अमेरिका का जो दबाव है वो है, एफआईआईस जो सेल कर रहे हैं वो है, जो युद्ध 3 सालों से चल रही है इजराइल की वो है, तो काफ़ी चीज़ इम्पैक्ट करता है। और आने वाले समय में ये जो स्टॉक मार्केट है वो डेफिनेटली अपर साइड में ही दिख रहा है। फरवरी के बाद में करेक्शंस डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ये बाज़ार काफ़ी अच्छा रहेगा। सोने की कीमत आप देख ही रहे हैं कि 80,000 के पार हो गई है। तो कीप इन्वेस्टिंग। मेरा तो ये मानना है कि अभी एसआईपी कोई भी लोग बंद ना करें। जो भी लोग हम आपके दर्शक हैं उनसे भी ये निवेदन है, अपना एसआईपी हड़बड़ा के बंद ना करें, क्योंकि अगर आपने अभी 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू की है तो उस 5,000 रुपये की एसआईपी में आपके पास में जो होल्डिंग आएगी वो ज़्यादा आएंगी। नंबर ऑफ होल्डिंग एनएवी क्योंकि कम हुई है तो आपके पास में नंबर ऑफ होल्डिंग ज़्यादा आएंगी, तो उसमें आपको फ़ायदा होने जा रहा है भविष्य में। और एसआईपी ऐसे भी मैडम कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया जाता है, आप लॉन्ग टर्म सोचते हुए एसआईपी करते हैं, जिसका बेनिफिट आपको 22% 25% का मिलना ही है। रांची के टैक्स पेयर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? रांची के टैक्स पेयर्स को यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी टैक्स फाइलिंग करते हैं वो लोग अपने इनकम को सही दर्शाते हुए टैक्स फाइलिंग करें, उससे उनको बेनिफिट है। आगे चल के सरकार की जो घोषणाएं हैं उसका बेनिफिट टैक्स पेयर्स को मिलने जा रहा है। जो लोग टैक्स फाइलिंग नहीं करते हैं उनसे निवेदन है कि अपना टैक्स ज़रूर फाइल करें, भले ही उनका इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, उसके बाद भी अपना टैक्स रिटर्न्स ज़रूर फाइल करें। ज़रूरी नहीं है आप किसी कंसल्टेंट से करवाएं, आप खुद भी कर सकते हैं टैक्स फाइलिंग। उसमें काफ़ी चीज़ आपको इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे मिल जाएगा कैसे आपकी रिटर्न्स फाइल होंगी। तो अपना रिटर्न्स ज़रूर फाइल करें और जो आपकी एक्चुअल कर बन रही है उसको ज़रूर अनुदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका महत्वपूर्ण समय देने का, साथ ही इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें हमारे चैनल पर आपने साझा की है। थैंक यू सो मच। तो ये थी छोटी सी मुलाकात झारखंड के मशहूर टैक्स कंसल्टेंट संदीप जालान जी के साथ। देश के बजट को लेकर तमाम चीज़ों पर हमने उनसे चर्चा की, साथ ही जाना कि इस बार के देश के बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या है, मध्यम वर्ग लोगों के लिए क्या है, साथ ही साथ तमाम लोगों को कितने फ़ायदे इस बार के बजट में होंगे। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।